the wonderful chapter. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट अहम एक चैप्टर सीखने वाले हैं जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बरोबर, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर हमको सीख के क्या फायदा है, क्या बेनिफिट्स है, इसके फ्यूचर में क्या क्या एडवांटेजेस हैं, वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, कि इसको हम लोग बिजनेस में कैसे यूज करें, हाउ टू यूज कर। ओके आज जो हम लोग सीख रहे हैं वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बेसिस पे सीख रहे हैं। आपको स्क्रीन पे एकदम मस्त पावर पॉइंट दिखेगा और आप लोग को जो जो मैं बोलूंगा उसको लिखते भी रहना। ओके, यहाँ पे एक्चुअली में चैप्टर है आपका 7th चैप्टर है आपको टेक्स्ट बुक के सिलेबस के हिसाब से, बट हम लोग इसको फर्स्ट चैप्टर सीख रहे हैं। ओके, चैप्टर का नाम है क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये चैप्टर का नाम है। ओके, तो आप लोग नोटबुक में चैप्टर का नाम लिख लो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और थोड़ा जल्दी करना, थोड़ी स्पीड होनी चाहिए। चलो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। देखो कैसा होता है, द कैपेसिटी ऑफ कस्टमर टू द गेट गुड्स और सर्विसेज बिफोर अ पेमेंट बेस्ड ऑन द ट्रस्ट। यानी कहने का मतलब कैसा, आजकल का जो भी बिजनेस है ना, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चलता है। बरोबर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोले तो क्या, ट्रस्ट होना चाहिए। कस्टमर कस्टमर कैसा होता है, आजकल जो भी गुड्स और सर्विस क्या करता है, हमसे लेता है। और बरोबर, और वो कब लेता है, वो पेमेंट करने के पहले लेता है कि अगर माल अच्छा है क्या, पहले माल चेक करता है और उसके बाद सर्विस चेक करता है कि अगर इसका माल और या तो सर्विस अगर अच्छा हो तो हम क्या करेंगे, इस सेलर के पास क्या करेंगे, अपना गुड्स उसके पास से परचेस करेंगे। बरोबर, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है क्या, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सेकंड स्लाइड सेज दैट व्हाट व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड एंड पेमेंट विल बी मेड इन द व्हाट फ्यूचर, इट इज नोन एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आजकल तुम लोग जानते ही हो कि लॉकडाउन का सीजन है, कोरोना वायरस की वजह से पूरे वर्ल्ड तबाह हो रहा है। ओके, तो आज देखो देखेंगे तो कितने लोग क्रेडिट, वैसे भी पहले भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते थे, आज तो और मोस्ट ऑफ जिसके पास खाने को नहीं है वो बेचारा क्या कर रहा है, राशन भी उधारी ले रहा है। ओके, तो बट यहाँ ये जो है ना, ये बिजनेस तौर पे है, किया गया है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होता है जिसका पेमेंट हम फ्यूचर में करने वाला है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। उसके बाद क्रेडिट ट्रांजेक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड ऑफ द बिजनेस। क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो होता है पूरे वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा निभाता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्योंकि देखो कैसा होता है, अगर जब हम राशन राशन लेने जाते हैं, तो राशन लेने जाते हैं तो वहां पे राशन, अगर मान लो हमारे पास पैसा ना हो तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे राशन वाले भैया को, भाई देखो हमारे पास अभी 2-4 दिन में पैसा आएगा, आप हमें राशन दे दीजिए, मैं आपको 2-4 दिन में आपको पैसा दे दूंगा या दे दूंगी। ओके, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा निभाता है बिजनेस को चलाने के लिए। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज क्रेडिट मोटिवेट्स द कस्टमर टू द इंक्रीज द अमाउंट ऑफ देयर स्पेंडिंग। ये देखो क्रेडिट ट्रांजेक्शन से कैसा होता है, एक प्रकार का कस्टमर को ना मोटिवेशन मिलता है, अरे चलो हमको क्या हो रहा है, थोड़ा सा छूट मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है, उधारी मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, अपना पैसा स्पेंड करेगा। एंड ऑल्सो बिजनेस एंटरप्राइज ऑफर द क्रेडिट टू द गेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इन द मार्केट। और मार्केट में कैसा होता है, हर एक बिजनेसमैन ये सोचता है कि हमारे सभी कस्टमर क्या हो, हमारे पास ही रहे, वो किसी और के पास न जाए। इसलिए क्या होता है, हर एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर को क्या करता है, वो एकदम परफेक्ट मोस्ट ऑफ ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, क्रेडिट देने की कोशिश करता है। ओके, देखो ऐसा भी नहीं है कि क्रेडिट दिया तो उसका वसूली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट दिया ना तो उसका बैक, उसको रिकवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर किसी को क्रेडिट किया तो उसको रिकवर कर टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि दे दिया भाई और कुछ और भूल गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके,
चलो फटाफट इतना लिख लो। तो लिखने से अच्छा है आप लोग बाद में लिखना। क्या करो आप लोग ना, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से लिखना, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, कम समय में हमको ये सारी चीजें करना है। ओके, तो फिलहाल स्क्रीनशॉट लेके रखो, उसके बाद क्या करना, अपने नोटबुक में इसको क्या करना, कॉपी करके रखना। ओके डन। यस, स्क्रीनशॉट लेने आता है ना सबको? यस, मुंडी हिलाओ खाली, हाँ ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। देखो, टू इवेट यानी अवॉइड द एनी कॉन्फ्लिक्ट or misunderstanding about the payment instrument of a credit like a bill of exchange and promissory notes are issued. Yes, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू क्यों करते हैं? देखो कैसा होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट यानी प्रॉब्लम्स यानी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो पेमेंट को लेके, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब पैसे की बात आती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही होता है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए एक ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक प्रकार का क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट ये क्या करता है, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है सेलर और इसके बीच में, कस्टमर के बीच में, ये दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग से क्या कर देता है, दूर कर देता है। इसलिए हमको क्या किया गया, ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। और प्रोमिसरी नोट्स ये हम लोग क्या करते हैं, इश्यू करते हैं, कि ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट न हो, प्रॉब्लम न हो, किसके बीच में, कस्टमर और सेलर के बीच में। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर करते हैं, इशू करते हैं और प्रोमिसरी नोट्स भी प्रिपेयर करते हैं। यस, इंडिया में देखो क्या होता है, इंडिया में इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट हैव बीन इन यूज अ लॉन्ग टाइम एंड पॉपुलरली नोन एज हुंडीज। इंडिया में जो भी होता है ना अपना ये सब क्रेडिट का ट्रांजेक्शन, वही खाता। पहले के देखो, पहले के जमाने में कैसा होता था, तो कंप्यूटर कंप्यूटर तो था नहीं, बरोबर। और पहले राजा महाराजाओं का दौर था, तो उस समय पे एक वो बड़ा सा पत्र लाते थे और क्या करते थे, उस बड़े से पत्र में एक मोहर लगा देते थे, राजा मोहर लगा देता था और इसमें ऐसा व्यापार जो भी है वो लिख दिया जाता था और उनका काम हो गया। तो पहले के जमाने में ये सारी चीजें हुंडीज कहलाती है। और इंडिया में आजकल मोस्ट ऑफ, देखो हुंडी एक प्रकार का ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज का सिस्टम है जो इंग्लिश को छोड़ के अदर देन लैंग्वेज में क्या किया जाता है, उसको यूज किया जाता है। जैसे हिंदी हो गया, मराठी हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, किसी जिस सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के बाकी किसी भी लैंग्वेज में उसको बनाया जाएगा, वो बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या बोलते हैं, हुंडी बोलते हैं, याद रखना। ओके डन। पहले ये इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। डन। ओके चलो अभी मीनिंग देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन तो देख लिया, अभी मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, याद रखना अभी जस्ट बोर्ड का एग्जाम अपना फेब में हुआ था 12th का, तो उसमें ये ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के लिए आया था, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ये सेक्शन आया था अभी जस्ट बोर्ड के एग्जाम में, 12th के बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स देके गया। जिसको अगर जो बच्चे ने ध्यान में दिया रहेगा उसने लिखा रहेगा, और जिसने नहीं दिया रहेगा उसका 1 मार्क्स चला जाएगा। और याद रखना 1 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पता चला अकाउंट्स में आपको 100 के बजाय 99 मिल जाए और यही 1 मार्क्स आपको नहीं आए, तो सोचो कितनी तकलीफ होगी, वो उस समय वही उस स्टूडेंट फील कर सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको डाउट हो तो बेहिचक बिंदास पूछिए। ओके ना, अकॉर्डिंग टू द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन 5 क्या बोलता है, states that negotiable instrument का मतलब क्या होता है, मीन्स अ प्रोमिसरी नोट्स। प्रोमिसरी नोट्स का मतलब क्या, एक ऐसा नोट्स होता है जो हम क्या करते हैं, प्रॉमिस के तौर पे वो नोट बनाते हैं, बरोबर। आपने देखा रहेगा अपने हर एक अपने करेंसी नोट्स में
100 के नोट में, 200 के नोट में, देखोगे ना तो आपको 50 के नोट में, 500 के नोट में उसमें लिखा रहेगा आई प्रोमिस टू। ओके, ये सारी चीजें उस पर क्या किया जाता है, लिखा जाता है। वो भी एक प्रकार की प्रोमिसरी नोट्स है। और एक ऐसा प्रोमिसरी नोट्स होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सामने वाले को प्रॉमिस करते हैं कि भाई हम आपका पैसा दे देंगे, इसलिए प्रोमिसरी नोट्स बनाया जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ समय के बाद कि प्रोमिसरी नोट्स किस प्रकार का दिखता है और कैसे बनाया जाता है, उसमें कंटेंट क्या क्या रहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई विल शो यू। ओके, ना बिल ऑफ एक्सचेंज, ओके ये भी तो अभी जस्ट इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, पूरा चैप्टर में है बिल ऑफ एक्सचेंज। और चेक पेएबल आइदर टू ऑर्डर और बेरर, चेक पेएबल आइदर टू ऑर्डर और बेरर। देखो अभी जैसे ये सारी चीजें मैंने आपको बताया, प्रोमिसरी नोट्स है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, ये सारी चीजों को का पूरा फॉर्मेट मैं आपको दिखाऊंगा। द वंडरफुल स्लाइड्स वी हैव पेबल, या तो ऑर्डर पे पे करो या तो बेरर चेक से बेरर पे करो। बेरर का मतलब किसी को भी आप पे कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ ट्रांसफरेबल। देखो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब पहले हम लोग जान लेते हैं। ओके, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल मतलब ट्रांसफर करने वाली चीजें। और साइंड डॉक्यूमेंट है, साइंड मतलब क्या, किसी का सिग्नेचर होगा उस पे किसके कितने लोग का सिग्नेचर होगा, कम से कम 2 पार्टी का सिग्नेचर होगा, याद रखना। और तीसरा पार्टी भी होता है, वो गवर्नमेंट कहलाता है। फिलहाल हम लोग कस्टमर और सेलर के बीच की बात कर रहे हैं। ओके, दैट्स अ रीजन। तो उसका साइन डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर होता है, दैट्स अ प्रॉमिस। वो सिग्नेचर क्या करता है, प्रॉमिस करता है। भाई किस चीज के लिए प्रॉमिस करता है, ये इस चीज के लिए प्रॉमिस करता है, दैट प्रॉमिस टू पे द बेरर। मैं आपको इतना पैसा देने का वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि अ सम ऑफ मनी एट अ फ्यूचर डेट, जिस फ्यूचर डेट पे आपने ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया है, उस फ्यूचर डेट पे मैं पेमेंट करने का वादा करता हूँ। और ऑन डिमांड, या तो डिमांड के ऊपर भी होता है, बरोबर। तो ये है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वंस अगेन, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, ये एक ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल का मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर हम ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरेबल। ओके, यस। नाउ, और साइन डॉक्यूमेंट है, ये साइन डॉक्यूमेंट जैसे आप लोग जानते हो, दैट प्रॉमिस टू द पे द बेरर सम ऑफ मनी दैट द फ्यूचर, फ्यूचर डेट पे हम लोग क्या करते हैं, ये इसीलिए प्रोमिसरी नोट्स बनाते हैं। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ओके, ताकि इस डेट पे सामने वाला क्या करे, आपको पैसा दे सके। यस, नेक्स्ट, इंडिया में देखते हैं, इंडिया में ना 3 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। वो कौन कौन से है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो भी रिकॉग्नाइज्ड। ओके, 3 रिकॉग्नाइज्ड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ओके, यस, कितने, 3 है। सबसे पहला आपका है प्रोमिसरी नोट्स है, दूसरा है चेक, और जो तीसरा है वो है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। ये 3 ऐसे रिकॉग्नाइज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ओके, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। ले लिया? ओके, नाउ कितने प्रकार के रिकॉग्नाइज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, 3 प्रकार के, वो हम लोग देखेंगे कौन कौन से हैं। ओके, फर्स्ट हमारा क्या, प्रोमिसरी नोट्स। देखो मैंने आपको बताया था प्रोमिसरी नोट किस प्रकार का होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, दिस इज कॉल्ड प्रोमिसरी नोट। देखो वहाँ पे लिखा है प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मतलब जगह का नाम रहेगा वहाँ पे, मतलब एड्रेस रहेगा। फिर देखो राइट साइड पे क्या है, डेट है, उसके बाद मेकर नेम आई, वहाँ पे डैश दिया है, फिर एग्री एंड प्रॉमिस टू डैश,
और ऑर्डर द सम ऑफ, वहां पे यूरोज दिया है लेकिन अपने को तो रुपीज में कन्वर्ट करना है, रुपीज लिखना है अपने को, ठीक है। यूरोज ऑफ वैल्यू रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट एट द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा कोई तो वहां पे लिख सकते हो आप, अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो तो नहीं लिखने का। पेबल ऑन या आफ्टर द डेट, और यहाँ पे मेकर का सिग्नेचर होता है। दिस इज कॉल्ड प्रोमिसरी नोट्स। इस प्रकार का प्रोमिसरी नोट्स दिखता है और रहता है, मतलब सामने वाले को एक प्रकार का प्रॉमिस किया जा रहा है कि भाई तुम इस टाइम पे तुम ये पैसा मुझे दोगे, ओके। तो इस प्रकार का ये प्रोमिसरी नोट्स है। अभी जो सेकंड आएगा आपका क्या आएगा, चेक। चेक तो आजकल बहुत एक बहुत अहम हिस्सा निभाता है मार्केट को रन करने के लिए। जैसे आपने देखा रहेगा चेक, चेक तो सभी के पास होता है, बरोबर। जैसे आपके देख लो, एक यहाँ पे एक मैं सामने आपके प्रेजेंट कर रहा हूँ, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ओके। ये सारी चीजें इस प्रकार का चेक होता है, ओके। यहाँ पे नाम रहता है सबसे पहले ऊपर, पे टू पेई का नाम, किसको तुम पे कर रहे हो उसका नाम रहता है, वहां पे ऊपर लिखना पड़ता है। उसके बाद वहां पे रुपीज अमाउंट, कितना रुपया पे कर रहे हो आप वो लिखना पड़ता है। फिर वहां पे ये तो वर्ड में लिखे, वहां पे राइट साइड में यहाँ पे ये देखो रुपीज का सिंबल दिख रहा है, ये कर्सर के मेरे कर्सर देखो, रुपीज का सिंबल है, बॉक्स में दिख रहा है। यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना रहता है, ओके। उसके बाद फिर ये अकाउंट नंबर इधर है, मैंने हिडन किया हुआ है अकाउंट नंबर। उसके बाद ये सारी चीजें हैं, ये चेक नंबर है, ये MICR कोड है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर होता है, इसके ऊपर सिग्नेचर किया जाए तब जाके ये चेक क्या होता है, वैलिड होता है। और ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट IFSC कोड, और ये इसका एड्रेस, और ये यहाँ पे डेट, जिस दिन चेक इशू किया जा रहा है उसका डेट ऊपर लिखा जाता है। तो ये पहला हो गया आपका प्रोमिसरी नोट्स, दूसरा हो गया आपका चेक, ओके। तो प्रोमिसरी नोट्स क्या करता है, प्रॉमिस करवाता है कि भाई आप सामने वाले को बोलते हो कि ये इस चेक पे क्या करो, आपका मैं नाम लिखता हूँ, आप भी एक सिग्नेचर कर दो, मैं भी एक सिग्नेचर कर देता हूँ, ताकि आप फ्यूचर में क्या करोगे, मुझे ये टाइम पे आप पैसा दोगे, ओके। चेक तो पता ही है तुमको, चेक, ओके। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, यस। तीसरा है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। याद रखो, हमने बोला कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, तीन ऐसे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है हमारे इंडिया में जो हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस के लिए यूज करते हैं। पहला प्रोमिसरी नोट्स है, दूसरा हमारा क्या है था, चेक था, और तीसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज। ना ये है अपना बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट। इसमें याद रखना, इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक्चुअली में टोटल 3 पार्टीज होती हैं, बट फिलहाल जब बनाते हैं तो उस समय पे 2 होती है, बरोबर। टोटल 3 पार्टीज होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में, ये ध्यान में रखना। यही चैप्टर अपने को पढ़ने का है। देखो आपको सबसे पहले ऊपर हेडिंग रहेगा स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद फिर नीचे एक बॉक्स में कैपिटल लेटर में लिखा गया है बिल ऑफ एक्सचेंज। राइट साइड में देखो वहां पे लिखा हुआ है ड्रॉवर्स नेम, बरोबर, ड्रॉवर का नाम रहेगा, उसके बाद ड्रॉवर का एड्रेस रहेगा। देखो क्या क्या रहता है बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बनाते हैं ना, उसमें क्या क्या रहता है वो देख लो जरा ध्यान से। क्या रहता है उसमें, सबसे पहले ड्रॉवर का नाम रहेगा, ड्रॉवर का एड्रेस रहेगा। राइट साइड में कॉर्नर में देखो, इधर इधर दिख रहा है, एक कर्सर दिख रहा है, ओके। राइट साइड कॉर्नर में दिस प्लेस, तो उसमें क्या रहता है, ड्रॉवर का नाम रहेगा, उसके बाद ड्रॉवर का एड्रेस रहेगा, फिर डेट ऑफ बिल, जिस दिन बिल को ड्रॉन किया जाएगा, बनाया जाएगा, उस दिन का यहाँ पे डेट लिखा होना चाहिए। फिर इधर लेफ्ट साइड में बॉक्स में एक स्टैम्प लगा है, जो गवर्नमेंट का स्टैम्प लगता है। कोई भी स्टैम्प उठा के नहीं लगा सकते भाई, ये झंडू पान भंडार, झंडू किराना वाला, ऐसा नहीं लगा सकते वहां पे कोई भी स्टैम्प, किसी का भी स्टैम्प नहीं लगता है, वो गवर्नमेंट का स्टैम्प है। यस, ये ध्यान में रखना।
यहाँ पे लेफ्ट साइड में गवर्नमेंट का स्टैंप लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे उसी के नीचे अमाउंट आप लिख दो। अमाउंट जितना भी है 10,000, 5,000, 20,000, जितने का भी आपने ट्रांजेक्शन किया है वो तुम क्या करोगे, अमाउंट लिख सकते हो। ओके ना, उसके नीचे देखो फिर यहाँ पे लिखा पीरियड ऑफ बिल, जितने समय का भी बिल रहेगा वहां पे लिखा जाएगा। सबसे पहले ये जो यहाँ पे फिलिंग का ब्लैंक लिखा गया है वहां पे पीरियड ऑफ बिल रहता है। पीरियड ऑफ बिल का मतलब बिल का ड्यूरेशन कितने दिन के लिए बन रहा है, 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, वॉट एवर जितना भी दिन बना, जैसे 90 डेज का बना लिया, 30 डेज का बना लिया, तो वहां पे लिख देने का 30 डेज आफ्टर द डेट। ओके बस वहां पे पीरियड ऑफ बिल लिखना है। ओके उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यही अपने देखो एग्जाम में ये 5 मार्क्स का आता है, ये स्पेसिमेन और नाम के साथ, एड्रेस के साथ, डेट के साथ, सब कुछ। ये तो मैं आपको एक प्रकार का स्पेसिमेन बता रहा हूँ, लेकिन ये आपको 5 मार्क्स देगा बोर्ड में, 101% याद रखना। ओके 5 मार्क्स का होता है। अभी का जो न्यू सिलेबस है उसमें देखो कितना इसका वेटेज है, पहले तो हमारा 5 मार्क्स का वेटेज था इसका। अभी के सिलेबस में देखते हैं, अभी देखो इसका कोई नंबर का वेटेज आया नहीं है, फिर भी इसका 5 मार्क्स की वेटेज होना चाहिए। ओके लास्ट टाइम तो ऐसा ही था, इस टाइम देखते हैं क्या होता है। ओके नाउ तो उसके बाद पे टू व्हाट, पे टू मिस्टर, जिसको तुमको पे करना है वहां पे नाम रहेगा। ओके वहां पे ब्रैकेट में देखो नेम एंड एड्रेस ऑफ पेई, किसको देना है उसका नाम, बरोबर। देखो पेई का मतलब क्या, थर्ड पार्टी। यहाँ पे ड्रॉवर और ड्रॉवी, ड्रॉवर और ड्रॉवी का मतलब है सेलर एंड बायर यानी कस्टमर, बरोबर। ड्रॉवर का मतलब क्या, सेलर, और व्हाट, ड्रॉवी का मतलब कस्टमर, और पेई का मतलब जिसको आपको पैसा पे करना है। अगर पेई रहा तो सॉरी, अगर पेई रहा तो पेई का नाम, नहीं तो पे टू मी और माय ऑर्डर भी कर सकते हो। अगर पेई रहा तो पेई का यहाँ पे नाम आएगा, नाम और एड्रेस रहेगा, बरोबर। और हिज और हर ऑर्डर, लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, बरोबर, लेकिन 18 साल के ऊपर, बरोबर। लेडीज और जेंट्स कोई भी हो सकता है, इसलिए हिज और हर वहां पे लिखना बहुत जरूरी है। अगर लेडीज रहेगी तो क्या लिखेंगे, हर, जेंट्स रहेगा तो हिज लिखना है। द सम ऑफ रुपीज, कितना रुपया, वहां पे वर्ड में लिखना है। ऊपर देखो बॉक्स में फिगर जो दिया था अपन ने वो अमाउंट में लिखा था, बराबर, अंकों में लिखा था, बट इधर जो लिखना है आपको द सम ऑफ रुपीज अमाउंट में। जैसे 10,000 का बनाया आपने तो 10,000 ऐसा लिखना है, 10,000। ओके ओके ना, इसके बाद देखो फिर यहाँ पे 10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, इतना लिख के छोड़ देना है। फिर यहाँ पे एस डी दिख रहा है, एस डी, एस डी का मतलब संजय दत्त नहीं, यहाँ सिग्नेचर होता है। संजय दत्त मत समझना, एस डी का मतलब संजय दत्त, ओके सिग्नेचर होता है। क्या होता है, सिग्नेचर। तो पता लगा संजय दत्त कहाँ से आ गया इसमें, तो ऐसा कुछ सोचना मत। ओके ड्रॉवर का नाम, वहां पे ड्रॉवर का नाम यानी सिग्नेचर रहेगा, वहां पे ड्रॉवर का सिग्नेचर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखो इधर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड के कॉर्नर में देखो ड्रॉवी का नाम और ड्रॉवी का एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे बीच में मिडल साइड में ये देखो कर्सर, मेरा कर्सर देखो, माउस का कर्सर देखो, एक्सेप्टेड दिख रहा है यहाँ पे, ड्रॉवी का नाम और डेट ऑफ बिल, और डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड, ड्रॉवी का नाम रहेगा और मतलब उसका सिग्नेचर रहेगा, वहां पे सिग्नेचर आएगा आपका, और डेट ऑफ बिल
ओके, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? स्क्रीनशॉट ले लिया बिल ऑफ एक्सचेंज का? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको घर पे बैठ के आराम से इसको लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन अ राइटिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कंटेनिंग टोटल ऑर्डर यानी अनकंडीशनल ऑर्डर। टोटल ऑर्डर यानी अनकंडीशनल ऑर्डर। इसमें क्या होता है, जितने भी यहाँ पे ऑर्डर होते हैं वो सारी चीजें इसमें कंटेनिंग होता है, लिखा हुआ होता है। ओके, साइंड बाय द मेकर। मेकर यानी जो बिल को बनाता है उसे मेकर कहते हैं। ओके, और मेकर यानी ड्रॉवर। उसके बाद डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे। उस पे इस ये भी डायरेक्ट किया जाता है कि इस आदमी की, जैसे बोले हम लोग बिल पे टू पेई, या मुझे पे करो या तो पेई को पे करो। ओके, डायरेक्टिंग एज अ सर्टन पर्सन टू अ पे अ सर्टन सम ऑफ मनी, कि भाई इतना रुपया देना है सामने वाले को। ये फिक्स रहता है, 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितना भी है, ये सारी चीज यहाँ पे सर्टन सम ऑफ मनी यहाँ पे फिक्स होता है। ओके, ओनली ऐसा नहीं पता चला कि भाई बिल बना दिया कितने का, 10,000 का, उसके बाद में दे रहे 5,000 रुपया, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा होता है तो वो सारी चीजें पहले पहले से डिसाइड होती है। ओके, ये नहीं कि पता चला पैसा देने की बारी आई तो उस टाइम पे वो बोल रहे हैं भाई साहब ये 10,000 का बिल था, मैं आपको 5,000 दे सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए ये सब पहले से डिसाइड होता है। द सम ऑफ मनी only to or the therefore of a certain person or to the bearer of a instrument। ओके, तो ये याद रखना कि एक क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा राइटिंग में एक सारी चीजों को डिजाइन करके सब कुछ साइन करके लिखा हुआ, ड्रॉवर के द्वारा डायरेक्टिंग भी किया जाता है किस पर्सन को देना है और कितना रुपया उसमें देना है, ये भी सारी चीजें उसमें लिखा रहता है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज the bill of exchange is generally drawn by the creditor on his debtor and should be accepted by the debtor। याद रखना कि ये क्या होता है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो जनरली ड्रॉ कौन करता है? क्रेडिटर। देखो, क्रेडिटर का मतलब सेलर, याद रखना। क्यों क्रेडिटर? क्योंकि वो हमको क्रेडिट दिया, इसलिए क्रेडिटर सेलर बन जाता है क्रेडिटर, और जो कस्टमर बनता है कस्टमर वो डेटर बन जाता है। बरोबर? ओके, तो याद रखना इज डेट, उसके बाद बाय द क्रेडिटर ऑन हिज डेटर, वो अपने डेटर को क्या करता है? क्रेडिट देता है। एंड शुड बी एक्सेप्टेड बाय द डेटर, इसलिए डेटर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई कि तुम कौन से टाइम पे कितना पैसा दोगे, ये सारी चीज डेटर एक्सेप्ट करेगा। मतलब कस्टमर कस्टमर क्या करेगा, यानी बायर एक्सेप्ट करेगा। ओके, नाउ अब डेफिनेशन देखते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन क्या है? देखो, अभी सेशन एंड होने वाला है। ओके, 40 मिनट ही हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके, तो जितना भी यहाँ पे हो जाएगा वो सारी चीज आप लोग पहले, सबसे पहले क्या करोगे, एक नोटबुक में नीट एंड क्लीन एकदम मस्त हैंड राइटिंग में लिखोगे और इसको बार बार रीड करोगे। और कोई भी एक भी वर्ड का अगर मीनिंग आपको नहीं समझा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछने का। ओके, ठीक है, यस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ आपको, बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो डेफिनेशन देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का। ना देखो डेफिनेशन यहाँ पे दिख रहा है, सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सेक्शन 5 क्या बोलता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का 1881 ये क्या बोलता है, ये डिफाइन करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को। क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग
मैंने आपको पहले बोला बिल ऑफ एक्सचेंज ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसमें होता है, लिखित होता है, ओरल वर्बल नहीं होता है, राइटिंग में होता है। हाँ, ये ध्यान में रखना। इसमें क्या क्या होता है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, मैंने अभी कुछ समय पहले बताया। एन अनकंडीशनल ऑर्डर मतलब सब कुछ उसमें, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज लिखा रहेगा। एंड साइंड बाय द मेकर, मेकर यानी ड्रॉवर, यानी ड्रॉवर यानी सेलर, उसका क्या होता है, उसका नाम होता है, साइन होता है, एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग रिटन ऑन दिस डॉक्यूमेंट, डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे। उसमें ये भी डायरेक्ट किया जाता है कि किसको ये पैसा पे करना है, उसका नाम स्पेसिफाई किया जाता है, और सर्टन सम ऑफ मनी, और कितना रुपया पे करना है ये भी उसमें लिखा जाता है। और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन, या तो किसी ऑर्डर पे, जैसे सपोज करो मैं बोल दिया, मैं ये पैसा तुम किसी और पार्टी को दे दो, मतलब किसी सी पार्टी को दे दो, या एम पार्टी को दे दो, या पी पार्टी को दे दो, या आर पार्टी को दे दो, मतलब थर्ड पार्टी को दे दो, अगर सर्टन पर्सन का नाम मेंशन किया गया तो। और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या तो फिर मुझे मुझे ही दे दो, बरोबर। तो ये आपका डेफिनेशन है बिल ऑफ एक्सचेंज का। डेफिनेशन जैसा लिखा है उसी प्रकार आपको लिखना है, इसको चेंज नहीं करना है, याद रखो। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे वाली स्लाइड आपके सामने होती है। चलो स्टार्ट, स्क्रीनशॉट लो। नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब क्या, जरूरत क्यों होती है, बरोबर। क्यों ये जरूरत है कि हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ें, क्या फ्यूचर में इसका बेनिफिट है। ओके, यस। सबसे पहला आप यहाँ पे देखो, चलो देखो, नेसेसिटी, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स एज अ वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे हम लोग बात करते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट है, वैल्यूएबल है, जिसका बहुत ज्यादा वैल्यू होता है, ऑफ अ क्रेडिट, किसके लिए, क्रेडिट टू द स्कोप दैट व्हेन अ राइट रिटन प्रॉमिस इज मेड इन अ प्रॉपर फॉर्म। रिटर्न प्रॉमिस होता है, लिखित प्रॉमिस होता है कि भाई एक हम एक वादा कर रहे हैं, लिख लिख के कि भाई आपको हम ये पैसा क्या करेंगे, प्रॉपर फॉर्म पे, प्रॉपर फॉर्म एंड ऑन अ प्रॉपर स्टैम्प पेपर। ये पहली बात तो ध्यान में रखना, बहुत वैल्यूएबल होता है, बरोबर। ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, ओके, जो क्या होता है, राइटिंग में होता है, प्रॉमिस होता है, जो कि एक प्रॉपर फॉर्म में होता है, और प्रॉपर स्टैम्प पेपर लगा रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, it is a it is understood that the customer has discharged his debt and the seller has received the payment। ये किस लिए जरूरत पड़ती है, कस्टमर का देखो जितनी भी लायबिलिटी है उसके ऊपर वो डिस्चार्ज कर दे, बरोबर। मतलब जैसा भी उसने बोला गया 30 दिन के बाद भाई पैसा आपको मिलेगा, तो कस्टमर क्या करेगा, 30 दिन के बाद अपनी लायबिलिटी उसको पे कर देगा, और डेटर क्या करेगा, पेमेंट रिसीव कर लेगा। इसलिए जरूरत पड़ती है एक प्रकार का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह के लिए, कि भाई सामने से कोई भी कस्टमर और सेलर को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, इसलिए जरूरत पड़ता है। और भी टाइम टू टाइम पेमेंट, देखो कैसा है, टाइम टू टाइम अगर पेमेंट मिलता रहेगा ना, तो कैसा होता है, सेलर आपको क्या करेगा, सेलर आपको, देखो कस्टमर अगर टाइम टू टाइम पेमेंट करता रहेगा, तो सेलर को भी मजा आएगा, और वो भी नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, बोलेगा भाई हाँ चलो चलो हम आपको फिर से उधारी दे सकते हैं, नेक्स्ट टाइम अगर उधारी मांगेगा तो वो दे सकता है। नहीं तो पता चला कि उधारी अगर तुमने टाइम पे पेमेंट नहीं किया और तुमने फिर से उधारी मांगा, तो देगा क्या, कभी कभी नहीं देगा।
Okay, and also these written promise are accepted by the bank. और ये रिटर्न प्रॉमिस, देखो ये रिटर्न प्रॉमिस है इसलिए बैंक भी एक्सेप्ट करेगा। अब पता चला वर्बल, हाँ भाई हमने आपको माल दिया, हाँ ठीक है 10 दिन के बाद दे देना। अरे वर्बल अगर आप ओरल करोगे ना तो ओरल का कोई प्रूफ नहीं होता है, याद रखना। इसलिए रिटर्न डॉक्यूमेंट होना है बहुत जरूरी है। इस और रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा तो इस रिटर्न डॉक्यूमेंट को कौन एक्सेप्ट करेगा? बैंक भी एक्सेप्ट करेगा। एंड मनी इज द एडवांस अगेंस्ट, और क्या होगा? मनी आपको बैंक क्या करेगा? इसके बदले में, इसके अगेंस्ट में आपको एडवांस में पैसा दे देगा। बरोबर? तो याद रखना कि अगर ये रिटर्न होगा तो ही क्या होगा? बैंक एक्सेप्ट करेगा। अगर ओवरेबल होगा तो बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। यस, समझ में आया? यस, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड। एडिशनली द इंस्ट्रूमेंट बीइंग अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम लोग जानते हैं कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं वन पर्सन टू दी अनदर पर्सन। ओके, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसलिए ट्रांसफर कर सकते हैं, ध्यान में रखना। ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत सेक्शन 5 में लिखा गया है कि भाई आप इसको क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। द लास्ट स्लाइड इज a bill of exchange helps to the security of the risk involved with the exporting। देखो कभी कभी कैसा होता है, बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं ना इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर जो भी बिजनेस होते हैं वो सब उधारी खाता पे ही चलते हैं, वो बिल ऑफ एक्सचेंज पे ही चलता है मोस्ट ऑफ। बरोबर? बिल ऑफ एक्सचेंज जब बनाया जाता है तो ये सारी चीजें जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज में, अपना अपना माल दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज का ही हेल्प लिया जाता है। और एक प्रकार की सिक्योरिटी है, जो रिस्क है, रिस्क को रिड्यूस करने का एक प्रकार का सिक्योरिटी, इसलिए हमको बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत जरूरी है स्टूडेंट, याद रखना। ओके, नाउ तो सबसे पहले ये एक प्रकार का क्या है? वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है। बराबर? जो कि क्या होता है? प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है, प्रॉपर फॉर्म में होता है, इसमें एक प्रॉमिस लिखा जाता है ईच एंड एवरीथिंग। और इट इज अ व्हाट? इट इज अंडरस्टूड दैट द कस्टमर क्या करता है? डिस्चार्ज करता है अपना डेट, यानी उसकी लायबिलिटी क्या करता है? वो डिस्चार्ज करता है टाइम पे। और सेलर, सेलर क्या करता है? टाइम पे पैसा रिसीव कर लेता है। उसके बाद क्या होता है? और इसमें एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जब होता है इसलिए बैंक क्या करता है? बैंक भी एक्सेप्ट करता है और उसके अगेंस्ट आपको मनी, पैसा, अगर इमीडिएटली आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, देखो बिल अगर बनाया आपने 3 साल का, सॉरी 3 साल नहीं 3 महीने का बनाया है और आपको अचानक 10 दिन के बाद पैसे की जरूरत पड़ गई, तो तुम वो बिल लेके ड्रॉवी के पास नहीं जाओगे, भैया ये पैसा मुझे 10 दिन के बाद ही पैसा जरूरत हो गया। लेकिन ड्रॉवी क्या करेगा? ड्रॉवर को पैसा नहीं देगा उस समय पे, क्योंकि वो 3 महीने का सब कुछ लिखा पड़ा हुआ है। यस, तो याद रखना कभी भी उसका दूसरा ऑप्शन है, कैश में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो? बैंक के पास जाके, अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट रहेगा तभी जा सकते हो, ओरल में कोई नहीं जा सकता, मैंने आपको पहले भी बताया है। यस, एडिशनली द इंस्ट्रूमेंट बीइंग द नेगोशिएबल, ओके ऑफ कोर्स ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एक पर्सन से दूसरे पर्सन के वह ट्रांसफर कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ये पिछले वाली स्लाइड, थर्ड स्लाइड देखो कि अगर एक और बात बता देता हूं कि जब हम लोग ये बैंक में ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेके जाते हैं और कैश में कन्वर्ट करते हैं तो इसको बोलते क्या पता है? किसी को पता है इसको क्या बोलते हैं? यस, एनीवन? कभी ऐसा सोचा है बिल ऑफ एक्सचेंज को हम लोग बैंक में लेके जाए कैश में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नहीं पता है? चलो मैं बताता हूँ, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बोलते हैं इसको, याद रखना मेरे स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेस पे, इसके डिस्काउंटिंग ऑफ बिल जो होता है ना, इसकी जनरल एंट्री जो है वो एग्जाम में फिक्स आता ही आता है, 101% आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बताऊंगा जब जनरल एंट्री पढ़ाऊंगा तब। ओके, जैसे ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर कर सकते हैं। यस स्टूडेंट, नाउ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करता है? एक प्रकार से सिक्योरिटी देता है जो हम लोग माल एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, आज यहीं पे हम लोग अपना सेशन समाप्त करेंगे, एंड करेंगे।
बाकी जो भी नेक्स्ट सेशन होगा वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैंने सिखाया है। ये आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो और घर पे इसके लिए नीट एंड क्लीन क्या करोगे आप लोग, एकदम मस्त फेयर बुक बनाओ, उसमें आप अच्छी तरह से लिखो और सब के सब इसको पढ़ डालो। जितना ज्यादा से ज्यादा इसको रीड करोगे उतना अच्छा रहेगा। यस,